क्या आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, ये हमने ब्रेक से पहले जो है ना वो, हाँ, इस ग्राफ को हमने देख लिया था, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को, और हमने टेबल बना के हमने ये देखा था कि इसके अंदर जो है डेडलॉक है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी थी, रिक्वेस्ट उससे ज़्यादा थी, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी उतनी थी नहीं, तो हम कहेंगे कि डेडलॉक है। और ये हमने बात की थी सिंगल इंस्टेंस में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर सिंगल इंस्टेंस को हमने देखा था। अच्छा, ये अगले स्लाइड में देखें, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यहाँ पर भी गिवन है, और यहाँ पर इसी इसी का बना है ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है ना आपको सर्किल के अंदर, इसके अंदर आप देखें तो तीन रिसोर्सेज हैं, P1, तीन प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, और दो रिसोर्सेज हैं, R1 और R2, और दोनों रिसोर्सेज का एक ही इंस्टेंस है। और इसमें आप देखिए R1 असाइन हुआ है P1 को, और R2 जो एक इंस्टेंस है वो असाइन हुआ है P2 को, जबकि P3 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 और R2 के लिए। तो यहाँ पर यही देखें आप कि P1 R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ देखें P1 जो है ये एलोकेशन है, शुरू में एलोकेशन दिखाई, तो P1 क्या R1 क्या P1 को एलोकेट हुआ हुआ, तो हम देखेंगे तो यस, R1 इज एलोकेटेड टू P1, तो हमने यहाँ पर ये 1 मार्क कर दिया, ठीक है। और फिर P1 R2 क्या एलोकेट हुआ है P2 को, तो हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि R2 जो है वो P2 को जो है R2 का एक इंस्टेंस, R1 जो है वो P1 को एलोकेट हुआ है, और R2 का जो है एक इंस्टेंस है वो भी P2 को एलोकेट हुआ है, तो यहाँ पर तो 1 आना चाहिए। नहीं, R1, हाँ, यहाँ 1 आना चाहिए, क्योंकि ये तो लोकेशन दिखा रहा है ना। चलो देखते हैं। तो R2 का यहाँ पर R2 का जो एक इंस्टेंस है वो P2 को एलोकेट हुआ है, तो यहाँ पर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर P2 R1 का कोई इंस्टेंस क्या P2 को एलोकेट हुआ है, तो नहीं, P2 को एलोकेट नहीं हुआ होगा। अच्छा, R2 का इंस्टेंस P1 को एलोकेट नहीं हुआ होगा, हाँ ये सही था, ये सही लिखा था, गलती हो गई है, इरेजर से इरेज करके दोबारा से पढ़, लोग आ रहे हैं मुसलसल, तो इसलिए बार बार तवज्जो डाइवर्ट हो रही है। 15 पार्टिसिपेंट हो गए। देखिए, P1 की हम बात कर रहे हैं, पहले P1 की, ठीक है। P1 रिसोर्स को कौन सी रिसोर्स एलोकेट हुई हुई है, R1 को हमने 1 कर दिया। R2 क्या P1 को एलोकेट हुई हुई है, तो R2 P1 को एलोकेट नहीं हुई हुई, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से P2 को हम देखेंगे, क्या P2 को R1 एलोकेट हुई हुई है, तो P2 को R1 एलोकेट नहीं हुई हुई, 0, R2 एलोकेट हुई हुई, तो R1 एलोकेट नहीं हुई, तो हमने 0 लिख दिया। P2 को क्या R2 एलोकेशन, P2 प्रोसेस, R2 रिसोर्स क्या P2 को एलोकेट हुआ है, तो यस, R2 रिसोर्स P2 को एलोकेट हुआ है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, P3 की बात करें तो P3 जो है वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 की भी R2 की भी, एलोकेट तो उसको कुछ भी नहीं हुआ हुआ, इसके पास अब इनकमिंग एरर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों 0 हो जाए, ठीक है। तो ये तो इसका एलोकेशन का था। रिक्वेस्ट का अंदर हम देखते हैं, तो P1 रिसोर्स क्या किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 या R2 को, तो P1 रिसोर्स तो किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो दोनों 0 कर दिए, R1 भी 0, ना R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, ना R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है। जब P2 किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है,
तो यहाँ पर भी आप देखो दोनों 0 ही है, क्योंकि P2 भी जो है प्रोसेस 2 भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करा, आउटगोइंग एज P2 पे भी नहीं है, तो यहाँ पर भी R1 भी 0 हो जाएगा, R2 भी 0 हो जाएगा। P3 क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हाँ P3 जो है ना वो R1 को भी रिक्वेस्ट कर रहा है और P3 R2 को भी रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ हमने दोनों 1-1 कर दिया, ठीक है। तो शुरू में आप देखो अवेलेबिलिटी, शुरू में अवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि रिसोर्सेज 2 ही हैं और दोनों की दोनों रिसोर्सेज असाइंड है, तो अवेलेबिलिटी 0 है, ठीक है। असाइंड है दोनों की दोनों रिसोर्सेज, तो अवेलेबिलिटी R1 भी नहीं है, असाइन हुई हुई है P1 को, R2 भी जो है इसका अवेलेबल नहीं है, असाइन हुई हुई है, R2 असाइन हुई है P2 को, R1 असाइन हुई है P1 को, ठीक है। तो दोनों 0-0 है, तो शुरू के अंदर दोनों 0-0 है, तो दोनों 0-0 है, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी रिक्वेस्ट पूरी की जा सकती हो इस अवेलेबिलिटी को देखते हुए? जी, तो बताएगा आप में से? सर क्या सवाल पूछा सर? सवाल ये पूछा है कि अवेलेबिलिटी 0-0 है, रिसोर्स 1 भी अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स 2 भी, क्योंकि रिसोर्स 1 P1 के पास है, रिसोर्स 2 P2 के पास है, दोनों 0-0 है। तो किस प्रोसेस की कोई प्रोसेस P1 P2 P3 में से ऐसा है जिसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा सके इस अवेलेबिलिटी को देखते हुए? P1 सर। हाँ सही जवाब दिया, P1, क्योंकि P1 जो है ना, P1 भी है P2 भी है एक तरह से, क्योंकि P1 का रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, 0-0 की, ठीक है, और P2 रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, वो भी 0-0, यानी कि P1 P2 दोनों ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं। हम P1 को रिसोर्स दे देते हैं, तो P1 को हम चला दें, तो P1 चलेगा, P1 को जो है मतलब P1 चल के अपना काम कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही 0-0 थी, तो ये अपना काम कंप्लीट करेगा, और अपना काम कंप्लीट करने के बाद इसके पास R1 की एक रिसोर्स थी, ये फिर अपना काम कंप्लीट करने के बाद रिलीज कर देगा। तो जब ये रिसोर्स रिलीज हो जाएगी, ये तो थी नहीं इसके पास, ये थी 10, तो 10 जब रिलीज हो जाएगी तो यहाँ ऐड हो जाएगी, और ये अब जो है वो सिनेरियो बन जाएगा, टोटल अवेलेबिलिटी बन जाएगी अब 10। R1 अब R1 का जो है अब अवेलेबल है। अच्छा, अब ये काम, इसका तो काम तो कंप्लीट हो गया, ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये का मतलब है इसका काम अब कंप्लीट हो गया। अब आप बताएं, अब कोई हम अगला अब हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी कितनी है, 10, तो 10 कौन सा प्रोसेस है, P1 तो छोड़ के P2 और P3 में से बताएं कि कौन सा प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करेंगे। P2 कर सकते हैं सर। सर हाँ, P2। हाँ बिल्कुल सही बताया, P2 कर सकते हैं, क्योंकि P2 का कुछ, P2 जो है ना उसको कोई रिसोर्स उसको रिक्वेस्टिंग है ही नहीं, 0-0 है, और यहाँ 10 है, तो P2 की रिक्वायरमेंट P2 चलेगा, और जब P2 चलेगा तो 0-1 जो है ना वो फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद ये किसको रिलीज कर देगा, 0-1 को, तो 0-1 रिलीज होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, और 0-1 जब 10 में ऐड हो जाएगा तो जवाब आ जाएगा 1-1, 1 तो पहले का ही था, ये 0 में भी 1 ऐड होगा तो जवाब आ जाएगा 1-1, ठीक है। अब टोटल अवेलेबल करंट जो अवेलेबिलिटी है वो 1-1 हो गई है, और हमारे पास एक ही प्रोसेस बचा है वो P3 है, जिसकी रिक्वेस्ट कितनी है, 1-1, और 1-1 हमारे पास अवेलेबल है, तो 1-1 इसको दे दिया जाएगा प्रोसेस 3 को, और प्रोसेस 3 जो है एग्जीक्यूट हो गया, आखिर पे ये भी फिनिश हो जाएगा। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा वो P1 पहले चलेगा, फिर उसके बाद P2 चलेगा, उसके बाद P3 चलेगा, और फिर इस तरीके जब सारी जॉब चल जाए सक्सेसफुली, इसका मतलब है डेडलॉक नहीं है। तो इस सिनेरियो के अंदर डेडलॉक नहीं, देयर इज नो डेडलॉक, ठीक है, इसमें कोई भी डेडलॉक नहीं है। ये समझ में आ गया, से क्लियर हो गया? सर हम पहले प्रोसेस 1 ही क्यों चलाएंगे, प्रोसेस 2 भी तो चला सकते हैं। वो भी चला सकते हैं बिल्कुल। देखो इसमें अच्छा ही सवाल अच्छा है आपका। देखो प्रोसेस 2 भी चला सकते हैं, उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, जब फिर वो होगा P2 P1 P3, वो भी सही है, दोनों आंसर सही है, इसमें कोई ये नहीं है कि यही आंसर सही है, वो भी आंसर हो सकता है, वो भी ठीक है। हम तो ये देखेंगे भाई कौन कौन चल सकते हैं, जो चल सकते चला दो, जो जहाँ पे सुटेबल हो गया अवेलेबिलिटी वहाँ पे करेंगे। हाँ लेकिन इसका कोशिश ये करते हैं कि हम टॉप टू डाउन चलें, तो टॉप पे अगर अवेलेबल है तो उसी को चलाना चाहिए। हाँ अगर टॉप पे अवेलेबल नहीं होता फिर हम डाउनवर्ड जाते हैं, लेकिन टॉप पे अगर अवेलेबल है तो उसको चलाना चाहिए, तो इसलिए हमने P1 को पहले चलाया। तो सीक्वेंस में आप देखना आगे भी न्यूमेरिकल जो सॉल्व हुए हैं उनमें भी ना टॉप टू डाउन नहीं जाए चलते हैं हम, और अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती फिर हम उसके नीचे जाते हैं स्किप करके, ऐसे चलते हैं, ताकि फिर उसमें ये फायदा होता है कि कोई चीज़ स्किप नहीं होती और सवाल सही तरीके से हल होता है, वरना वो भी ऑर्डर सही है, P2 P1 P3 भी इसका राइट आंसर है।
और ये डेडलॉक हमने बताया इसमें नहीं है। इसमें एक और बात नोट करने की ये है कि देखो इसके अंदर ना सर्कुलर वेट नहीं है, ठीक है, सर्कुलर वेट नहीं है। सर्कुलर वेट का मतलब क्या है कि वो हर प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस का वेट नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे P2 किसी का वेट नहीं कर रहा, P1 किसी का वेट नहीं कर रहा, आउट गोइंग एज है ही नहीं इसमें। P3 जो है होल्ड तो किया हुआ है, लेकिन वेट ये रिक्वेस्ट किसी को नहीं कर रहा, वेट किसी का नहीं कर रहा, तो इसमें होल्ड एंड वेट की कंडीशन भी नहीं नजर नहीं आ रही। इसके अंदर आप ये देखो कि सर्कुलर वेट की कंडीशन भी नजर नहीं आ रही, दोनों चीजें नहीं है। तो जाहिर है ये फिर इसके अंदर डेडलॉक भी जाहिर है नहीं होगा, और हमने वेरीफाई भी कर लिया टेबल बना के, और हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी पता चल गया। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन P1 P2 P3, अगर इस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट की जाएंगी तो सबको रिसोर्सेज मिल जाएंगी, कोई प्रोसेस जो है वो डेडलॉक में नहीं जाए। क्लियर हो गई? अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, अगर वो रिसोर्सेज अगर वेटिंग में है और उनका वेट अगर लिमिटेड है, यानी कि जो वेटिंग टाइम है, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये रिसोर्सेज जो वेटिंग टाइम है ना, हर दायरे सारे जो प्रोसेस वेट कर रहा है किसी दूसरे किसी रिसोर्स को हासिल करने के लिए, तो उसका जो वेटिंग टाइम है, ठीक है, वेटिंग टाइम दो तरह से हो सकता है। वेटिंग टाइम जो है, कोई प्रोसेस या तो वेट करेगा फाइनाइट, फाइनाइट वेट करेगा। फाइनाइट वेट का मतलब क्या है कि वो मुख्तसर मतलब कुछ कुछ ना कुछ टाइम होगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा है ना, 1 साल 2 साल, कुछ भी टाइम होगा, कुछ टाइम होगा, उस टाइम लिमिट अगर दी हुई है तो वो फाइनाइट है, ठीक है। और अगर टाइम लिमिट नहीं दी हुई तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट वेटिंग, अगर इनफाइनाइट वेटिंग है, टाइम लिमिट नहीं है, पता नहीं कितना वेट कर रहा है, और उस वेट का कोई लिमिट नहीं बताई, तो वो कहेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम इन्फिनिटी के साइन से भी शो करते हैं। तो अगर फाइनाइट टाइम है, प्रोसेस अगर फाइनाइट टाइम है लेकिन वेटिंग कर रहे हैं काफ़ी देर से, और बहुत ज़्यादा वेटिंग में टाइम में उनका बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो टाइम लिमिट बताई हुई है कि इतनी देर के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनाइट अगर है तो उसको हम कहेंगे कि वो प्रोसेस स्टारवेशन में चला गया। स्टारवेशन में वो प्रोसेस चला गया, यानी कि स्टारवेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम उसका बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से जो है वो चल नहीं पा रहा है, और बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है। लेकिन बहरहाल चलेगा ज़रूर, क्योंकि कभी ना कभी तो ये टाइम ख़त्म होगा ना। लेकिन जब अगर टाइम इनफाइनाइट है, वेटिंग टाइम अगर इनफाइनाइट है, तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस कभी चलेगा ही नहीं। वो प्रोसेस जो वेटिंग में लगा हुआ है वो कभी चलेगा नहीं, उसको हम कहेंगे डेडलॉक। हम कहेंगे वो प्रोसेस जो है वो डेडलॉक में है, क्योंकि उसका जो वेटिंग टाइम है ना, वो कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। जैसे आप देखो ट्रैफिक जैम के अंदर सारी ट्रैफिक जब बिल्कुल जैम हो जाती है, सभी एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं, और कोई अगर मूव ना करे ज़रा सा भी, ठीक है, तो वो तो हमेशा डेडलॉक ही रहेगा ना, वो तो जाहिर है, क्योंकि आगे वाली गाड़ी पीछे वाली का इंतजार करी, पीछे वाली आगे वाली, और इस तरह से सब गाड़ियाँ, और अगर कोई मूवमेंट हो ही नहीं, कोई गाड़ी आगे पीछे ना हो, सबके बस हमें जहाँ जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चलना है, तो वो डेडलॉक कभी भी नहीं खुलेगा। लेकिन लोग फिर क्या करते हैं, बैक करते हैं, जिस डायरेक्शन में होते हैं उससे बैक कर जाते हैं, तो फिर डेडलॉक आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल, ठीक है, यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि अगर ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है तो डेडलॉक इसके अंदर नहीं होगा फॉर श्योर, ठीक है, यानी कि इस पर डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन इफ ग्राफ कंटेन्स साइकिल, अगर ग्राफ जो दिया हुआ उसमें साइकिल है, तो उसमें दो कंडीशन है। अगर एक इंस्टेंस, इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप, एक रिसोर्स की, हर रिसोर्स की अगर एक ही इंस्टेंस है और साइकिल भी है, तो उसमें तो यकीनन डेडलॉक होगा, ठीक है। लेकिन इफ सेवरल इंस्टेंसेस पर, अगर सेवरल इंस्टेंसेस है किसी भी रिसोर्स की, एक से ज्यादा इंस्टेंसेस हैं, तो हो सकता है उसके अंदर डेडलॉक हो सकता है उसमें डेडलॉक ना हो। पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक उसमें भी है, लेकिन हो सकता है उसमें डेडलॉक ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, मल्टीपल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाई थी। तो इसमें साइकिल है, ठीक है, साइकिल नजर आ रही है, लेकिन इसमें डेडलॉक नहीं है।
साइकिल बट नॉट डेडलॉक। क्यों डेडलॉक नहीं है? क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज है, R2 की भी 2 रिसोर्सेज है, R1 की भी 2 रिसोर्सेज है। तो मैंने कहा था P4 जब रिलीज कर देगा तो उसको मिल जाएगा। तो ये जब जहां पर मल्टीपल रिसोर्सेज हो तो वहां पर डेडलॉक साइकिल होने की सूरत में भी चांसेस हैं कि नहीं बनेगा, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज के अंदर जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरे का प्रोसेस उसको जो है रिलीज कर सकता हो सकता है कर दे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मतलब बताई गई है कि ये हमारा मतलब RAG का टॉपिक यहाँ पर पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है? 2:30 बज गया, 32 हो रहा है। अच्छा, मैं अटेंडेंस जो है ना वो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, और अटेंडेंस देख के फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मोहम्मद अम्मार, मुझे लग रहा है मोहम्मद अम्मार ने ड्रॉप तो नहीं कर दिया? ये मुसलसल नहीं आ रहा है। मोहम्मद अम्मार नहीं। और नबील राशिद है? नबील राशिद, नबील राशिद नहीं है। अच्छा, रामिश अहमद, प्रेजेंट सर। रामिश है। मलिक अदनान, मलिक अदनान, मलिक अदनान नहीं है। अच्छा, सैयद अब्दुल हसीब, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद सुलेमान खान, सुलेमान खान नहीं है। अच्छा, मोहम्मद फुरकान, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद मुबशिर इकबाल, मोहम्मद मुबशिर इकबाल, मुबशिर इकबाल नहीं है। अच्छा, सबा बतूल, नेट का इशू आ रहा है सबा का कह रहे हैं। अच्छा, चलें देख लेते, थोड़ा वेट करके। जरीन गुल, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद माज, प्रेजेंट है। मौजम अली खान, मौजम अली खान, मौजम नहीं। अच्छा, मोहम्मद हसन, हसन सुहेल, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद इबाद, प्रेजेंट है। आसिम रिजवान, आसिम रिजवान, आसिम रिजवान। मोहम्मद शाहजेब जाफरी, प्रेजेंट है, ठीक। सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद मोहम्मद हुसैन नहीं। हम्माद हुसैन, सॉरी, हम्माद हुसैन, मोहम्मद है, हम्माद हुसैन नहीं है, हम्माद हुसैन। अच्छा, मोहम्मद सर बिलाल, मेरी लगा दे। नबील राशिद,
जी सर। नबील राशिद, चलो सही है लगा दिया प्रेजेंट। अच्छा, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल ने प्रेजेंट मार्क कर दी, ठीक है। हम्माद अब्दुल बारी, ठीक है प्रेजेंट है। हाफिज फरजन अहमद, हाफिज फरजन, हाफिज फरजन नहीं है। उबैदुल्ला, उबैदुल्ला भी नहीं है। अच्छा, वो बशीर इकबाल आ गए, ठीक है, वो बशीर इकबाल को प्रेजेंट कर दिया। वजिया मोहिद्दीन, ठीक है प्रेजेंट। सेकंड सेशन में एब्सेंटीज आगल आरोज प्रेजेंट है और हमजा, हमजा, हमजा प्रेजेंट है, ठीक। एब्सेंटीज के नाम बता रहा हूँ: मोहम्मद गम्मार, मलिक अदनान, मोहम्मद सुलेमान खान, मौसम अली खान, आसिम रिजवान, सैयद हम्माद हुसैन, हाफिज फरजन, उबैदुल्ला। ये लोग एब्सेंट है, बाकी प्रेजेंट है। सबा बतूल का भी वेट करेंगे। सबा बतूल आ गए तो सही है, उनको भी प्रेजेंट मार्क कर दूंगा, अभी वो आएंगे। अच्छा, अब हम मेथड्स पढ़ रहे हैं कि डेडलॉक हैंडलिंग के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखें, वो क्या कह रहे हैं: इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। सिस्टम जो है डेडलॉक स्टेट में ना जाए, ठीक है। पहला तो मतलब बात ये कि या तो सिस्टम डेडलॉक स्टेट में जाए नहीं, सिस्टम के अंदर ऐसा एल्गोरिथम बनाए कि वो डेडलॉक हो ही नहीं, ठीक है, डेडलॉक स्टेट में जाए नहीं, उससे पहले ही जो है ना वो अपनी कार्रवाई करके उसको खत्म कर दे, डेडलॉक की नौबत ना आने से। एक तो तरीका ये डेडलॉक की हैंडलिंग करने का कि डेडलॉक स्टेट को आने ना दिया जाए। दूसरा क्या है: अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। सिस्टम अगर डेडलॉक में अगर जा रहा है तो सही है, चला जाए, लेकिन बाद में उसको डेडलॉक को रिकवर कर लिया जाए, ठीक है। अगर डेडलॉक हो जाए तो उसको रिकवर कर लिया जाए। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है। और तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है: इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर इन द सिस्टम। यानी कि डेडलॉक कभी भी होगा ही नहीं आपके सिस्टम में, आपने सिस्टम के अंदर ऐसी प्रॉक्सिमिटी रखी नहीं है कि डेडलॉक जो है उसके अंदर मतलब कभी होगा ही नहीं, ठीक है। जिसको यूनिक्स वगैरह के अंदर ये सिस्टम किया हुआ है इन्होंने, यूनिक्स के अंदर आप देखें डेडलॉक नहीं होता। इसलिए यूनिक्स का जो सिस्टम है वो ज़्यादा आप देखें उसमें कभी भी सिस्टम हैंग नहीं होगा यूनिक्स में, क्योंकि इसमें डेडलॉक का प्रोविजन है ही नहीं, रखा ही नहीं है। वापस प्रोसेसेस सारे ना इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट प्रोसेस का कम रखे हैं उन्होंने, और इस तरह से डेडलॉक होता ही नहीं है। तो बहरहाल ये कुछ मेथड्स थे। अब हम देखें डेडलॉक प्रिवेंशन का कि डेडलॉक, अब तो डेडलॉक, अब पहली बात करते हैं या पहली वाली जो बात है ये: इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। डेडलॉक स्टेट में एंटर ना हो। उसके दो तरीके हैं: या तो डेडलॉक प्रिवेंशन करो, यानी कि डेडलॉक को रोको होने से, या डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब क्या है: प्रोवाइड अ सेट ऑफ मेथड टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड। जो हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी शुरू में, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड इन वेट और सर्कुलर वेट, नो प्रीएम्पशन, ये 4 कंडीशन जो हमने शुरू में पढ़ी थी। तो कोशिश ये करते हैं कि उसमें से कम एक कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाए, एक एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड, यानी कि एक कंडीशन कम से कम जो है वो होने ना पाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था चारों कंडीशन होती हैं तो डेडलॉक होता है, चारों में से अगर एक भी नहीं होगी तो डेडलॉक नहीं होगा। तो प्रिवेंशन ऐसे की जा सकती है, इन चारों कंडीशनों में से किसी भी एक कंडीशन को जो है ना फॉल्स कर दिया जाए, तो फिर उस वक्त भी डेडलॉक नहीं बनेगा।
इसको हम कहेंगे भाई डेडलॉक प्रिवेंट कर दिया आपने। आपने उसके अंदर जो है ना एक कंडीशन ऐसे। फिर दूसरा क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस requires that the operating system be given additional information in advance concerning which resources or process will request and use during its lifetime। यानी कि शुरू में ही बता दिया जाएगा हर प्रोसेस कितने रिसोर्सेज यूज करेगा एडवांस में ही, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एडवांस में ही बता दिया जाएगा कि हर प्रोसेस कितने रिसोर्सेज यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है, उसको प्रिंटर भी यूज करना है, हार्ड डिस्क भी यूज करनी है, रैम भी यूज करनी है। अब शुरू में इसको बता देंगे भाई इसको 3 रिसोर्सेज यूज करनी, शुरू में बता दिया जाएगा चलने से पहले। तो अब फिर उससे फायदा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिसाइड फॉर ईच रिक्वेस्ट वेदर और नॉट द प्रोसेस वो शुड वेट। तो वो शुरू में ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस वेट करेगा, कौन सा प्रोसेस वेट नहीं करेगा। तो जो प्रोसेस वेट करेगा वो उसको जो है वो चलने नहीं देगा, वो कहेगा कि अभी वो मसरूफ है। लेकिन मानी कि वो उस प्रोसेस को चलने नहीं देगा क्योंकि वो समझ जाएगा रिसोर्सेज उसके अवेलेबल नहीं। यानी कि शुरू में ही अगर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए हर प्रोसेस कितनी रिसोर्सेज यूज करेगा, तो अगर ये शुरू में पता चल जाए तो उससे भी डेडलॉक अवॉइड करने में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसीजन ले सकता है। तो वो ये देखता है टू डिसाइड वेदर द करंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड और मस्ट बी डिलेड। वो देखता है ये कि करंटली जो रिक्वेस्ट आई है प्रोसेस की उसको सेटिस्फाई किया जाए, उसको अप्रूव किया जाए या उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, या क्योंकि उसको डिले या उसको थोड़ी देर के बाद जो है चलाया जाए जब वो अवेलेबल हो जाए। तो इस तरह के डिसीजन वो ले सकता है, लेकिन जब भी ले सकता है जब उसको शुरू में पता चल जाए कि हर प्रोसेस कितना रिसोर्सेज को जो है वो हर प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए चलने के लिए। तो शुरू में पता चल जाए फिर डेडलॉक अवॉइडेंस के एल्गोरिथम चलाए जा सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि अगर सिस्टम जो है ना डेडलॉक प्रिवेंशन कर रहा है ना डेडलॉक अवॉइडेंस कर रहा है, कोई एल्गोरिथम उसमें रखा ही नहीं है, तो जाहिर है फिर डेडलॉक सिचुएशन जो है वो आ सकती है, डेडलॉक सिचुएशन में आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर आपको कोई ऐसा एल्गोरिथम चाहिए जो कि क्या करेगा, वो डेडलॉक को डिटरमाइन करेगा, डिटेक्ट करेगा कि डेडलॉक कहाँ पर हुआ है, ठीक है। शुरू में अगर आप उसको होने नहीं देते तब तो सबसे अच्छा था, लेकिन अगर हो गया डेडलॉक तो अब आप उसको डिटेक्ट करेंगे कि डेडलॉक हुआ कहाँ है। उसका एल्गोरिथम बनेगा जो कि डेडलॉक को फिर जो डिटेक्शन भी करेगा और उसको फिर रिकवर भी करेगा, डेडलॉक को खत्म भी करेगा डेडलॉक को, ठीक है। सिस्टम को डेडलॉक से निकालेगा भी। ये उस सूरत में होगा जब आपका पहले स्ट्रेटेजी फेल हो गई, डेडलॉक को आप ना रोक सके ना अवॉइड कर सके, डेडलॉक हो गया, उस सूरत में अगला एल्गोरिथम डेडलॉक जो है ना वो रिकवरी का चलेगा, डिटेक्ट करेगा डेडलॉक और उसको फिर रिकवर करेगा। और अगर डेडलॉक रिकवरी का एल्गोरिथम भी नहीं है, वो भी आपने नहीं चलाया, एब्सेंस ऑफ द एल्गोरिथम टू डिटेक्ट द और रिकवर द डेडलॉक, अगर ऐसा एल्गोरिथम भी नहीं बनाया तो डेडलॉक को डिटेक्ट करे या रिकवर करे, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो आपका सिस्टम जो है ना वो हैंग हो जाएगा जाहिर है, और फिर सिस्टम को रीस्टार्ट मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वो जिसको हम कहते हैं सिस्टम हैंग हो गया, क्योंकि ना उसको डेडलॉक को प्रिवेंट किया ना अवॉइड किया, और डेडलॉक हो गया तो फिर उसको डिटेक्ट करके रिकवर भी नहीं किया, तो उस सूरत में जाहिर है फिर जो है वो डेडलॉक हो जाएगा। अच्छा हमाद हुसैन आ गए, वो कह रहे हैं मेरी अटेंडेंस लगा दें। तो हमाद हुसैन थोड़ा देर हो गई तुम्हें आने में, लेकिन अटेंडेंस लगा देते हैं, ठीक है। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था लिख रहा है, चलो सही। तो ये डेडलॉक का जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ बता दी। अब डेडलॉक प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी जो है ना, यानी कि डेडलॉक होने ना दिया जाए, उसके एक तरीकेकार क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। तो एक तो तरीके का, एक जो चारों कंडीशन थी ये हमने पढ़ी थी शुरू में, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट, ठीक है। चारों कंडीशन में पढ़ी थी। अब इन चारों कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को अगर फॉल्स कर दिया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया चारों कंडीशन ट्रू होंगी तो डेडलॉक होगा,
लेकिन अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो डेडलॉक नहीं होगा। अब यहाँ पर डिस्कस किया है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉल्स कैसे किया जाए, ये कंडीशन ट्रू ना हो। यहाँ पर लिखा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज। शेयरेबल रिसोर्सेज के ऊपर म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो ज़ाहिर लगेगा ही नहीं, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन शेयरेबल रिसोर्सेज होने नहीं चाहिए यहाँ तो, ठीक है ना। ये तो अगर है तो फिर इस पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं लगेगा। बस सिस्टम में सिर्फ नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, उस सूरत में भी जो है डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही वक्त में रिसोर्स एक ही को मिलेगी, तो उस सूरत में भी डेडलॉक नहीं हो पाता। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है उसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आप नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज जो है वो सिस्टम में आपके होने चाहिए, ताकि ये चीज़ जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो होने ना पाए। इसके अलावा फिर होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है? प्रोसेस एक को होल्ड किया हुआ किसी रिसोर्स को और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है, जो हमने डिस्कस किया था। अब इसमें लिखा हुआ है मस्ट गारंटी डेट व्हेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। यानी कि ये एल्गोरिथम ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर ये गारंटी दी जाए कि जब प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा उस वक्त वो कोई रिसोर्स को होल्ड ना किया हुआ। ठीक है, तो समझाने के लिए ये प्रोसेस है, वो किसी रिसोर्स को अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसके पास कोई रिसोर्स होनी नहीं चाहिए, इस प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर तो होल्ड एंड वेट ट्रू हो जाएगा। अगर कोई प्रोसेस किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो होल्ड ना किया हो अपने पास, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी होल्ड एंड वेट वाली। और इस तरीके से जो है ना वो इस कंडीशन को फॉल्स किया जा सकता है। रिक्वायर्ड प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यानी कि हर रिक्वेस्ट जो है वो इस्तेमाल होने से पहले ना ये इसको जितनी रिसोर्सेज चाहिए शुरू में ही मिल जाए, यानी कि प्रोसेस पी को जितनी रिसोर्सेज चाहिए वो शुरू में ही इसको मिल जाए। बाद में जो है उसको कोई ये ना हो कि मतलब सबके वो सब एक साथ मिल जाएंगी तो होल्ड एंड वेट जो है वो होगा नहीं। ठीक है, तो होल्ड एंड वेट को फॉल्स करने का तरीका ये बता दिया कि वो अगर प्रोसेस जो है कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है तो किसी की रिसोर्स को होल्ड ना करें। या फिर ये भी तरीका हो सकता है कि कोई allow process to request resource only when the process has one allocated to it। तो ये बात हो गई। खैर, लो रिसोर्स इससे फायदा, इससे नुकसान क्या होगा अगर हम ये स्ट्रेटेजी करते हैं कि कोई प्रोसेस जब रिक्वेस्ट करे तो कोई रिसोर्स होल्ड ना करे। इससे नुकसान ये होगा कि रिसोर्सेज जितनी होगी उनकी लो यूटिलाइजेशन होगी, जाहिर है, क्योंकि वो होल्ड प्रोसेस जो है वो कम रिसोर्सेज को होल्ड करेंगे, बल्कि होल्ड करेंगे ही नहीं जब रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो रिसोर्सेज फारिग पड़ी रहेंगी। तो ये एक नुकसान होगा। स्टारवेशन भी पॉसिबल है कि एक प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो उसको रिसोर्स चूँकि इसने कोई होल्ड नहीं किया हुआ, तो हो सकता है ये मुसलसल रिक्वेस्ट में ही रहे और उसका कोई भी काम ना हो, मतलब थोड़ी देर लग जाए, डिले बढ़ जाए। तो ये स्टारवेशन इसमें हो सकती है। ठीक है, तो बहरहाल इसको भी फॉल्स किया जा सकता है, इसको भी फॉल्स किया जा सकता है, दोनों तरीके बताए। इस तरह से नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है कि जब किसी को प्रोसेस को कोई रिसोर्स मिल जाए उससे छीनी ना जाए जब तक कि वो कंप्लीट ना कर ले, तो इस कंडीशन को भी फॉल्स किया जा सकता है। कैसे? If a process that is holding some resources request another resources that cannot be immediately allocated to it, then all resources currently being held are released। देखो इसमें इस बात को मैं समझा रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक प्रोसेस है, ठीक है, P1 के नाम से, और is holding some resources request another resource that cannot be immediately। तो ये करते क्या कि इसने R1 के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, उसको R1 मिल जाए, और इसने R2 के लिए भी रिक्वेस्ट की हुई है फॉर एग्जांपल, क्योंकि R1 और R2 दोनों के लिए इसने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। ठीक है, और इसके पास फॉर एग्जांपल एक रिसोर्स R3 इसके पास मौजूद है और R4 भी इसके पास मौजूद, दो रिसोर्सेज इसके पास मौजूद है, दो रिसोर्सेज इसको असाइन हुई हुई है, R3 R4 इसके पास है, असाइन हुई हुई है। ठीक है, R3 R4 को इसने होल्ड किया हुआ है, जबकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है R1 और R2 के लिए।
तो ये बात ये कह रहा है शुरू की लाइनों में, ये बात कह रहा है कि जब ये रिक्वेस्ट करेगा और अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है तो जो उसने होल्ड की हुई है ना उन सबको रिलीज कर दे, इसको भी रिलीज कर दे, इसको भी रिलीज कर दे, दोनों को रिलीज कर दे, ठीक है, दोनों को छोड़ दे ताकि वो सब जो है ना डेटाबेस में अवेलेबल हो जाए। R4 भी डेटाबेस में आ जाएगा, यानी कि R4 भी अवेलेबल होगा, अब R3 भी अवेलेबल होगा। इसका फायदा ये होगा कि P1 को तो चलो R4 R3 चला रहा था लेकिन इसने छोड़ दिया, और ये एक तरह से क्या कर दिया इसने, रिसोर्सेज को प्रीएम्पशन का मतलब नो प्रीएम्पशन को खत्म कर दिया इसने ना खुद ही वॉलंटरीली जो है ना रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया। जब रिलीज कर दिया तो R4 R3 अवेलेबल हो गई, तो अगला प्रोसेस जो शायद इनके लिए वेट कर रहा हो, अगला प्रोसेस जो शायद इनके लिए वेट कर रहा हो, उनको ये रिसोर्सेज जो है ना वो मिल जाएंगे। अगला प्रोसेस एक P2 है, वो R4 का वेट कर रहा था, P3 वो R3 का वेट कर, उनको ये रिसोर्स मिल जाएंगे क्योंकि इसने रिलीज कर दिया, ठीक है, उनको ये मिल जाएंगे रिसोर्सेज। और हो सकता है इन्होंने जो है ना होल्ड किया हुआ हो R1 और R2 को, इसने R1 को होल्ड किया हुआ है, इसने R2 को होल्ड किया हुआ है। तो जब ये इसको मिले, जब ये इनको जब ये जो रूल है जो P1 ने रिलीज किया, इस तरह P2 भी रिलीज करेगा, P2 भी रिलीज करेगा, P2 भी जो है अपने रिसोर्सेज को R1 को रिलीज कर देगा, इस तरह P3 भी अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा तो R2 को। तो होगा क्या कि R1 और R2 जो है वो P1 को मिल जाएंगे, ठीक है ना, और R4 R3 और R4 जो है वो आपके P2 को मिल जाएंगे। जब हर प्रोसेस यही काम करेगा कि जो रिसोर्सेज उसने होल्ड की हुई है वो उसको रिलीज कर देगा, तो इससे फायदा ये होगा कि दूसरा प्रोसेस जो वेटिंग में है उसको रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे और डेड लॉक खत्म हो जाएगा। तो नो प्रीएम्पशन की जो है मतलब नो प्रीएम्पशन की कंडीशन को फॉल्स करके हम डेड लॉक को किस तरह खत्म कर सकते हैं उसको यहाँ पर बताया गया। क्लियर हो गया? सर्किल तो नहीं बन रहा है, सर्किल तो नहीं बन रहा क्योंकि सर्किल नहीं बनेगा ना जब हर प्रोसेस अपनी पास जो रिसोर्सेज है उनको रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली सर्किल टूट जाएगा। तो जाहिर है जब सर्किल बनेगा, जब रिलीज हो जाएंगे रिसोर्सेज, सर्किल टूट जाएगा और फिर रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एल्गोरिथम सब सारे प्रोसेस के लिए चलेगा। हर प्रोसेस जो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स को, वो उसके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं सबको रिलीज कर देगा पहले, क्योंकि इस तरह से वरना सब वेटिंग में रहेंगे। तो वेटिंग खत्म करने के लिए इस कंडीशन को अगर फॉल्स करना है तो उसकी स्ट्रेटेजी ये थी। सर अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट भेज रहा है और पीछे उसके पास एक ही चल रहा है, तो फिर उसमें भी क्या होगा? उसमें अगर वो एक पीछे उसने प्रोसेस होल्ड किया हुआ तो वो उसको अगर रिलीज कर दे, सिर्फ एक को ही रिलीज कर दे? नहीं, एक को नहीं, सबको, ऑल। यार देखो यहाँ टोटल लिखा है ना, देखो यहाँ लिखा है ऑल रिसोर्सेज करंटली बीइंग हेल्ड आर रिलीज्ड। ऑल का लफ्ज है, पार्शियली नहीं है, ठीक है। यहाँ सब तो सारी एक जितनी हो, एक हो, 2 हो, 10 हो, सबको रिलीज कर देगा, सबको रिलीज कर देगा। अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो होल्ड नहीं करना, सबको किसी रिलीज। एक को भी अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जितने भी प्रोसेस होल्ड किया सबको वो रिलीज कर दे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। सही। तो ये कंडीशन भी हमने देखा फॉल्स करने का तरीका में, इसका 3 कंडीशन फॉल्स हो गई। अब चौथी कंडीशन क्या थी? सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का ये था कि P1 P2 का वेट कर रहा है, P2 P3 का वेट कर रहा है, P3 P4 का वेट कर रहा है, P4 दोबारा P1 का वेट कर रहा है। तो सर्कुलर वेट था ये, इसकी वजह से, और ये सबसे खतरनाक कंडीशन है डेडलॉक की। और इसको खत्म करने का तरीका क्या था कि इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप्स। ऑर्डरिंग का जो है ना उसको उसके अंदर कुछ करना पड़ेगा।